दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम NICU के इक्विपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों NICU का फुल नेम है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जन्मजात बच्चा बीमार होता है तो उनका ट्रीटमेंट NICU में किया जाता है। जैसे कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, जन्मजात बच्चे का वेट नॉर्मल वेट से कम होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, जॉन्डिस, ऐसे जो जन्मजात बच्चे बीमार होते हैं उनका ट्रीटमेंट NICU में किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है NICU में बच्चे को ट्रीटमेंट देने के लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दे ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला इक्विपमेंट है रेडिएंट वार्मर। पूरा NICU हमें रेडिएंट वार्मर से ही भरा हुआ दिखाई देता है। तो जानते हैं रेडिएंट वार्मर का यूज क्या होता है। बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये मशीन का यूज किया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन रहने से बेबी का मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन रहता है। मेटाबॉलिक का मतलब है फूड का एनर्जी में कन्वर्जेशन। रेडिएंट वार्मर में बेबी के नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर को सेट किया जाता है और टेम्परेचर प्रोब को बेबी के स्किन पर लगाया जाता है। अब अगर हमने जितना टेम्परेचर सेट किया है उससे बेबी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वार्मर में ऊपर की साइड हीटर होता है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और हीटर ऑन होने से बेबी का जो हमने टेम्परेचर सेट किया है उतना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और अगर बेबी का टेम्परेचर सेट किया हुआ टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो हीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इस तरह से रेडिएंट वार्मर बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखता है और टेम्परेचर मेंटेन रहने से बेबी का मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन रहता है। दूसरा इक्विपमेंट है फोटोथेरापी। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि जॉन्डिस वाले बच्चे का ट्रीटमेंट NICU में किया जाता है, यानी कि जिस बच्चे में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है उनको फोटोथेरापी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों फोटोथेरापी का यूज कैसे करते हैं, तो इसमें ब्लू लाइट होती है जिसकी रेंज 420 से 500 नैनोमीटर तक की होती है। ये वाली लाइट को जॉन्डिस वाले बच्चे पर डॉक्टर जितना टाइम डिसाइड करता है उतने टाइम के लिए कंटिन्यूसली रखी जाती है। लाइट और बच्चे का डिस्टेंस अराउंड 45 सेंटीमीटर का रखा जाता है। और दोस्तों ये लाइट जब भी बच्चे पर यूज करते हैं तो उसके जो गुप्तांग है और उसके आँख को हम कम्प्लीटली कवर कर देते हैं, क्योंकि अगर कवर नहीं करते तो उसके आँख और उनके गुप्तांग डैमेज हो सकते हैं। अब दोस्तों ये लाइट कंटिन्यूसली बच्चे पर पड़ती रहती है और उसकी वजह से उसके स्किन के अंदर जितना भी बिलिरुबिन है वो सब टूटकर उनकी पेशाब की जगह से वो निकल जाता है। तो इस तरह से बेबी के ऊपर और नीचे दोनों साइड LED फोटोथेरापी रखी जाती है। जिसका जितना भी यूज होता है, अगर किसी को कम होता है तो ऊपर की साइड से ही दी जाती है, अगर ज़्यादा होता है तो नीचे के साइड भी होती है और ऊपर के साइड भी फोटोथेरापी को रखा जाता है। तो इस तरह से फोटोथेरापी का यूज करके बिलिरुबिन की मात्रा कम की जाती है और जॉन्डिस वाले बच्चे को फोटोथेरापी की मदद से ट्रीटमेंट दी जाती है। तीसरा इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर को तो आप सब जानते हो, बट NICU में जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है वो वेरी हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि NICU में जो बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है वो एकदम न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से बच्चे का पल्स रेट और बच्चे के ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन का लेवल है वो हम जान सकते हैं। NICU में जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है उसके साथ जो प्रोब होता है वो फिक्स रैप वाला होता है, रिंग जैसा होता है, ताकि बच्चे के पैर में हम आसानी से लगा सकते हैं और कंप्लीट लगाने से हमको जो रीडिंग मिलता है वो वेरी एक्यूरेट मिलता है। चौथा इक्विपमेंट है मल्टीपैरा मॉनिटर, यानी कि वाइटल साइन मॉनिटर। मल्टीपैरा मॉनिटर में SpO2 और पल्स रेट तो होता है, लेकिन इसके साथ ECG, NIBP, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर भी होता है। तो जब भी ECG, NIBP, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर इसमें से कोई भी पैरामीटर को कंटिन्यूसली डॉक्टर को ज़रूरत होती है तो मल्टीपैरा मॉनिटर का भी यूज किया जाता है। पांचवा इक्विपमेंट है सिरिंज पंप।
अगर कोई पेशेंट को ड्रग कंटिन्यूसली देना होता है और वो भी एक्यूरेट मात्रा में, तो वो सिर्फ सिरिंज पंप से ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है और वो पेशेंट को 1 आवर में 2 ml देना है, वो भी कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक देना है, तो उसके लिए सिरिंज पंप का यूज किया जाता है। छठा इक्विपमेंट है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप सिरिंज पंप की तरह ही काम करता है। जब कोई ड्रग एक्यूरेट मात्रा में लंबे समय तक पेशेंट को देना होता है तो इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन पंप में डायरेक्ट आईवी लाइन लगती है और इन्फ्यूजन पंप का यूज जब ज़्यादा ड्रग देना होता है तब किया जाता है, जैसा कि 1 आवर्स में 10 ml, 20 ml, 30 ml, इस तरह से अगर कंटिन्यूसली 1 आवर्स में ड्रग देना होता है तो उस कंडीशन में इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि सिरिंज पंप से भी हम एक्यूरेट ड्रग दे सकते हैं, तो फिर इन्फ्यूजन पंप यूज करने का मतलब क्या है? तो जब आप 20 ml 1 आवर में देना होता है तो सिरिंज पंप में ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 ml की सिरिंज लगा सकते हैं, तो आपको बार बार सिरिंज को चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए ड्रग की मात्रा ज़्यादा होती है तो इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। अगर ड्रग की मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रो लेवल में होती है, तो सिरिंज पंप का यूज किया जाता है। सातवां इक्विपमेंट है वेंटिलेटर। जब बच्चे की रेस्पिरेशन सिस्टम काम नहीं करती है तब वेंटिलेटर का यूज करके ब्रीदिंग करवाया जाता है। जब बच्चे का दिमाग, हार्ट और बाकी के ऑर्गन सब अच्छी तरह से काम करता है लेकिन उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करती, तब वेंटिलेटर का यूज करके उसको ब्रीदिंग करवाया जाता है। आठवां इक्विपमेंट है पोर्टेबल वेंटिलेटर। पोर्टेबल वेंटिलेटर सेम वेंटिलेटर की तरह काम करता है, बट अगर वेंटिलेटर वाले बच्चे को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो पोर्टेबल वेंटिलेटर की मदद से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। नौवां इक्विपमेंट है बबल सीपैप। बबल सीपैप का यूज जब बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है लेकिन अच्छी तरह से काम नहीं करती है, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब सीपैप मशीन का यूज किया जाता है। सीपैप का मतलब है कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सीपैप मशीन से बच्चे के एयरवे में पॉजिटिव प्रेशर बना रहता है, जिसकी मदद से बच्चा आसानी से ब्रीदिंग कर सकता है। 10वां इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का यूज बच्चे के मुंह और श्वास नली में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने के लिए किया जाता है, तो सक्शन मशीन भी एनआईसीयू में होता है। 11वां इक्विपमेंट है जॉन्डिस मीटर। एनआईसीयू में जॉन्डिस मीटर का यूज बेबी का जॉन्डिस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। जॉन्डिस मीटर से डायरेक्ट बेबी को स्कैन करके बिलिरुबिन की मात्रा चेक कर सकते हैं। इस मशीन नॉन इन्वेसिव मशीन है, इसलिए इसमें कोई भी ब्लड की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट मशीन से बेबी को स्कैन करके जॉन्डिस का लेवल कितना है वो हम पता लगा सकते हैं। 12वां इक्विपमेंट है वेन फाइंडर। वेन फाइंडर की मदद से हम बेबी की आसानी से वेन को फाइंड कर सकते हैं ताकि बेबी को मल्टीपल पंचर करना ना पड़े, तो वेन फाइंडर का यूज बेबी की वेन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। 13वां है ऑक्सीजन हुड। जो बच्चा ब्रीदिंग तो कर सकता है लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ऑक्सीजन हुड में ऑक्सीजन को कनेक्ट करके बच्चे को ऑक्सीजन दिया जाता है। 14वां है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप का यूज बच्चे को जब वेंटिलेटर लगाते हैं तब उसको इंट्यूबेशन किया जाता है, और इंट्यूबेशन करने के लिए उसका एयरवे कंप्लीटली देखने के लिए लेरिंजोस्कोप का यूज किया जाता है। लेरिंजोस्कोप के अंदर आगे ब्लेड होती है, उसमें लाइट होती है, उसको मुंह के अंदर रखने से तो एयरवे होता है वहां तक लाइट जाती है और उसकी मदद से डॉक्टर आसानी से इंट्यूबेशन कर सकते हैं। 15वां है अम्बूबैग। ये मशीन को हम मैन्युअली वेंटिलेटर भी कहते हैं। जब बच्चे को टेम्पररी वेंटिलेट करना होता है तब अम्बूबैग का यूज किया जाता है, और अगर बेबी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो टेम्पररी उसको वेंटिलेट करने के लिए भी अम्बूबैग का यूज किया जाता है। 16 नंबर में है मेडिकल एयर। ऑक्सीजन, एयर, वैक्यूम, वो सब की एनआईसीयू में सेंट्रल लाइन होती है। उसकी मदद से अगर हम बेबी को ऑक्सीजन देना चाहते हैं तो ऑक्सीजन पॉट का यूज करते हैं। मेडिकल एयर की अगर वेंटिलेटर में ज़रूरत होती है तो मेडिकल एयर का पॉट यूज किया जाता है। अगर सक्शन की ज़रूरत होती है वो तो सेंट्रल लाइन में भी वैक्यूम का पॉइंट होता है, सक्शन का पॉइंट होता है, तो उसकी मदद से भी हम सक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एनआईसीयू में रहती है।
दोस्तों इसके अलावा भी स्टेथोस्कोप है, ग्लूकोमीटर है, वेट स्केल है, निडल कटर है, रूम वार्मर है, ये सब एनआईसीयू में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एनआईसीयू के इक्विपमेंट को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी इक्विपमेंट अगर परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी जान सके कि एनआईसीयू में कितने इक्विपमेंट का यूज होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।